हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आज की इस अपराधियों से भरा कहानी में, जिसका नाम है राउंड अप पार्ट 3, जहां इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम पीछे हट जाता। वहीं एक मामूली दिखने वाला डिटेक्टिव इन अपराधियों को सबक सिखाता, जो तो पहले कभी एक खतरनाक बॉक्सिंग फाइटर हुआ करता था। तो इसी के साथ मैं अभी तक 3 पार्ट बना चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक पिछले कहानियों को नहीं देखा, वो मेरे इस चैनल पे दिए गए आइकन के थ्रू देख सकते हो, और इसका आखिरी पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे पिछले कहानी को इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से शुक्रिया। तो चलिए बिना देर किए कहानी में बढ़ते हैं। कहानी शुरू होता ड्रग्स माफियों से, जो कि अधिकारी को मार के बुरे हालत कर दिए थे। और उस अधिकारी का गलती ये था, उसको पता था कि शिप के जरिए ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच ली जुन नाम का एक बहुरूपी अपराधी जो इस आदमी को जान से मार देता। दरअसल सरप्राइज देने वाला बात यह है, ली जुन और कोई नहीं, खुद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद ड्रग्स के कारोबारों को बढ़ावा देता है। दरअसल इस ड्रग्स की कारोबारों को देखने वाला शख्स का नाम है इचियो, जो याकुजा गैंग को चलाता है। और यहाँ ली जुन और टोमू नाम के शख्स पार्टनरशिप के तौर पे इचियो की ड्रग्स के कारोबारों को शहर के अंदर बढ़ावा देते हैं। ये दोनों क्या ही खतरनाक है, और ये लोग इतने बड़े ठग है कि इचियो के अंडर में काम करने के बावजूद भी उसी के ड्रग्स को चोरी करने लगते। और ये दोनों ड्रग पेडलिंग के काम के लिए हिरोशी नाम के शख्स को इस काम को सपा है, और अब उस अधिकारियों की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। आगे के दृश्य में कुछ बदमाश रास्ते में आम लोगों को परेशान करते समय एंट्री होता हमारा डॉनली का, और उन लोगों को समझाते समय ना मानने पर डॉनली अपने एक्शन भरा अंदाज से मारने लगता, जिसे देख एक बदमाश बोलने लगता, अबे तू बक्सर है क्या? फिर क्या लड़ाई शुरू हो जाता, और देखते ही देखते हर बंदे को बस एक एक पंच से ढेर कर देता। इसके बाद पुलिस वालों को उन अपराधियों को गिरफ्तार कराते हुए ऑफिस आ जाता। फिर कुछ ही देर के बाद एक अनजान लड़की के मौत के स्पॉट पर आने पर उनको पता चलता है ये लड़की छत से गिरने पर मौत हुई है। अब होगा यहाँ से असली कहानी शुरू। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चलता लड़की मरने से पहले आखिर बार वो क्लब अरेंज गई थी, और उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता हाइपर नाम के खतरनाक ड्रग्स के ज्यादा मात्रा लेने के बाद उसको किसी ने छत के ऊपर से धक्का दे दिया था। और उस मरी हुई लड़की की एक सहेली थी जो उस होटल में ड्रग्स की वजह से बेहोश पड़ी हुई थी। डिटेक्टिव ली यहाँ अपने कैप्टन को बताता ये एक मर्डर केस है जिसे खुद हैंडल करेगा। अब उस होटल के सीसीटीवी फुटेज और कुछ सबूत के लिए जाते समय ली का दूसरा साथी ये बताता अगर वे लोग बिना सर्च वारंट के अंदर जाएंगे तो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ली बेखबर होकर सीधा उस होटल में आता, जहां इस होटल में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनका लिंक पहले से बनी हो। और तभी एक अनजान शख्स के मदद से अंदर आते हुए बाउंसर की धुलाई करने के बाद होटल के वीआईपी रूम पर ड्रग्स की सैंपल को लेते हुए बाकी बाउंसर को धुलाई करते हुए वहाँ की बस को गिरफ्त में लाता। दूसरी सीन में ली जुन और उसके पार्टनर को दोबारा देखते हैं, जहाँ हाइपर ड्रग्स की 20 किलो की क्वांटिटी का डील होता। और अब ली को उस होटल की बस के साथ देखते जो सीसीटीवी फुटेज से एक लड़के को पहचान कर आता, और तो पूछने लगता वह लड़की की जिस दिन मौत हुई थी उसी रात को ये लड़का उसके साथ क्या कर रहा था, और ये लड़का है कौन। जहाँ वह होटल के बस ना मानने पर कैमराओं को ऑफ करते हुए उसको मजा चका था, जिसके बाद वो कुछ तो बताता पर सब कुछ नहीं। तो सच बताते हुए हिरोशी के औरत के बारे में बताता जो अलग अलग होटलों में ली जून के ड्रग्स पेडलिंग कारोबार को देखते थे। और अब ली के टीम मेंबर डिसाइड करते हिरोशी को पकड़ने के लिए, जहाँ दूसरी तरफ उस औरत के पास खुद ली आता। और यहाँ के बाउंसर को एक पंच में ढेर करने के बाद ड्रग्स की रेड डालते हुए पूछताछ करने पर पता चलता हिरोशी एक खतरनाक याकुजा गैंग से बिलोंग करता है जो खुद इचियो चलाता है। ली टीम को फोन करके सावधान करते हुए बताता वो एक खतरनाक याकुजा गैंग मेंबर है, तो उससे सावधान रहना। जहाँ ली ये सोचता मुझे खुद हिरोशी को पकड़ने के लिए जाना चाहिए था। और अब वे लोग हिरोशी के पास आते, जहाँ हिरोशी और उसका दूसरा साथी वही 20 किलो ड्रग्स के साथ एक होटल के अंदर नशे के हालत में पड़े हुए थे। जहाँ अधिकारियों की टीम और हिरोशी के बीच में काफी लड़ाई होता, और आखिरकार उनकी जमकर पिटाई करते हुए गिरफ्त में लाते, और तो उनके साथ एक अधिकारियों की बंदूक बरामद करते जो हमको पहले दिखाया गया नारकोटिक्स डिवीजन ऑफिसर का था। और इस बात को खुश होकर डिटेक्टिव ली को बताते समय ली जुन और उसका दोनों साथी चेहरे पर कपड़े ढकते हुए एक कार के साथ उनकी कार को टक्कर मार देता। यहाँ सबकी बेहोश हालत के समय ली जुन 20 किलो ड्रग्स और उस अधिकारी का बंदूक लाने के बाद अधमरा हालत में पड़ा हुआ हिरोशी को जान से मार देता, ताकि दोबारा अधिकारियों ने हिरोशी को पकड़ते हुए उसे कोई बात ना निकाल पाए। इसके बाद कार डीलर के गैरेज में अपनी गाड़ियों की नंबर चेंज कराते हुए कुछ मरम्मत करने के बाद उस बंदूक को जला देते। जिसके बाद गुस्से से भरा ली जुन अपना पार्टनर टोमू के पास आता, जहाँ उन सभी को मारते हुए बताता कि हिरोशी और तुम्हारा बिजनेस का तरीका गलत है, तो मैंने हिरोशी को मार चुका हूँ, और अब कोई गलती हुआ तो अगला नंबर तुम्हारा। और अब हाइपर ड्रग्स का एक बड़े
वे अड्डे पर आते हैं जहाँ टॉमी एक आदमी के पास आता जिसको हिरोशी का पोजीशन दे देता, जिसे सुनते हुए बंदा पोजीशन संभालने के लिए खुश होकर हाँ भर देता, लेकिन उसको पता नहीं डिटेक्टिव ली उसके साथ क्या करेगा। जहाँ दूसरी तरफ मेडिकल के अंदर ली के साथ काम करने वाला पुराना साथी जो नारकोटिक्स डिवीजन में काम करते थे, वो लोग एक बंदूक के फोटो को दिखाते हुए पूछने लगते जिसको ली के टीम मेंबर ने हिरोशी को पकड़ते समय जब्त किए थे। वे लोग ली को बताते दरअसल यह बंदूक हमारे सीनियर का था जो हाइपर ड्रग्स के केस में थे और अब ये कुछ दिन से गायब है। जहाँ इन लोगों को नहीं पता वो अधिकारी अब ली जून के हाथों मर चुका है और अब वह नारकोटिक्स डिवीजन ऑफिसर बताने लगता है हाइपर की ड्रग्स याकुजा गैंग संभाल रहा है, लेकिन उसका मेन पार्टनर कोई है जो ये सब कर रहा है और ये शख्स कौन है बस यही पता लगाना है, जिसके बाद ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये तो तुम्हें और हमें पता है ये काम ली जून का है जो खुद नारकोटिक्स का एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा डिटेक्टिव ली ये कैसे पता लगाता, तो बने रहिए आखिरी तक। और मजेदार का बात ये है हाइपर ड्रग्स की केस ली जून के अंडर था। इधर काफी इंतजार के बाद आखिरकार ली जून और उसका साथी डॉन ली से मिलने आते हैं, जहाँ ली जून बात को घुमाता रहता, लेकिन डॉन ली का सवाल इतना खतरनाक था जैसे कि हमारे टीम मेंबर की कार को टक्कर मारने वाले का फेस देखना, और उस अधिकारी की भी बात करता जिसको ली जून खुद अपने हाथों से मारा था। ये सुन के ली जून साफ मना करते हुए डॉन ली को बताता यह केस तुम्हारा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जहाँ डॉन ली को समझ आता मामला कुछ तो गड़बड़ है और जाते जाते उसको ट्रैकिंग करने के लिए अपने नंबर देने की बजाय एक ट्रैकिंग डिवाइस के नंबर देते हुए यहाँ से चला जाता। इसके बाद अपना टीम मेंबर की मदद से एक बंदा के पास आता जो कि कार डीलर और एक क्लब का ओनर भी था, जहाँ वो शख्स डॉन ली को देखते हुए लड़ाकू वाला एक्शन दिखाता, लेकिन हमारा डॉन ली ठहरा बॉक्सिंग चैंपियन, उसने उसके गर्लफ्रेंड के सामने मारते हुए ढेर कर देता। अब उसको पूछताछ करने पर एक दमदार कड़ी हाथ में लगता जो था ली जून का पार्टनर टोमो। अब यहाँ से वो लोग उस क्लब में आते हैं जहाँ टोमो खुद ड्रग सप्लाई करता है। अब हाइपर ड्रग्स बनाने वाला मेन मालिक इचियो को देखते हैं जो ली जून और टोमो का बाप है। उसको पता लगता टोमो और ली जून उसके ड्रग्स को चुरा रहे हैं। इचियो वह ड्रग्स चोर ली जून और टोमो को खत्म करने के लिए एक बंदा को भेजता जिसका नाम है रिकी। दूसरी तरफ ली जून खतरनाक गैंग से पैसा एडवांस लेते हुए 2 बार डील करने में नाकाम हुआ है, क्योंकि टोमो ड्रग्स को चुराते हुए अंडरग्राउंड हो चुका है, जिसे ली जून 2 दिन का वक्त मांगता क्योंकि वो लोग भी बड़े ही खतरनाक थे। और इधर रिकी टोमो का पूरा एरिया बर्बाद कर देता टोमो को ढूंढने के लिए और उसका सभी बंदे को अपने सिर्फ कटाना से ही खत्म कर देता। अब हमें पता चलता टोमो के पीछे डॉन ली, ली जून और रिकी तीनों ही आदमी पड़े हुए हैं, जहाँ डिटेक्टिव ली टोमो को पकड़ने के लिए उस कार डीलर की मदद से उसके क्लब आने पर काफी लड़ाई होता, लेकिन टोमो हाथ नहीं लगता। बदले में हिरोशी की जगह लेने वाला वो बंदा पकड़ा जाता जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है। और दूसरी तरफ रिकी टोमो का पता लगाते हुए उसको एक होटल से पकड़ कर लेता। जाते समय डॉन ली भी उसका पता लगाते हुए उसके पास आ जाता, जहाँ उनके गाड़ी को रोकते हुए उन सभी बंदे को क्या ही पंचर थप्पड़ मारता। पर रिकी सही टाइम पर डॉन ली को गाड़ी में ठोकते हुए टोमो को लेते हुए चला जाता, जिसको सब कुछ दूर से नजर मार रहा था ली जून। अब हमें देखने को मिलता है रिकी ली जून के एक पार्टनर को जान से मार देता, जहाँ ली जून काफी गुस्सा होते हुए रिकी को बताता वह ड्रग सब मेरा है, उसके बीच में कोई भी आएगा तो वह मारा जाएगा, चाहे रिकी हो चाहे इचियो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हम डिटेक्टिव ली के इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, जहाँ टोमो का आदमी मार खाने के डर से पूरा कहानी बताने लगता, जैसे कि गोलियां कहाँ से आ रहा है और उसके पीछे कौन कौन है। अब ली प्लान करता रिकी के साथ पूरा ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए। अब डिटेक्टिव को ली जून के हाथों मरने वाला अधिकारी की बड़ी मिलता। इधर रिकी ने ड्रग्स को ढूंढते हुए ली जून के एक दूसरा ऑफिसर को भी मार देता, जहाँ इचियो खुद ली जून को ड्रग्स के बारे में पूछने पर ली जून बताता मैं तुम्हारा धंधा संभाल के तुम्हें बड़ा आदमी बनाया और अब वो ड्रग्स मिलने के बाद तुम्हें वो ड्रग्स मेरे से खरीदना होगा। और वो उस पैसे के साथ मजाक करने के लिए बताता, जहाँ इचियो धमकी देते हुए बताता बेटे तुम टेंशन मत लो, मैं एक मजेदार आदमी भेजा हूँ जो तुम्हें ऐसी दिलाएगा। जहाँ दूसरी तरफ ली जून के साथ डील करने वाला गैंग ड्रग्स के बाद से गुस्सा होकर ली जून को मारने लगते, लेकिन ली जून और उसका दूसरा साथी दोनों मिलकर उस गैंग को बड़े ही ब्रूटल तरीके से सफाया करते और आखिर में बिना ड्रग्स के डील फाइनल होता। अब ली जून समझ चुका है इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस अब उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, तो वे लोग रिकी को मार के ड्रग्स लेकर फरार होने वाले हैं। जहाँ डिटेक्टिव ली को समझ आता बिना सबूत के ली जून हाथ नहीं आने वाला, तो वे सबूत ढूंढने के लिए इचियो के पार्टनर याकुजा गैंग के
पास आते, जहाँ यहाँ के बंदे को मारने के बाद याकुजा के एक बोट के अंदर रॉ मटेरियल्स के साथ बोट में भारी मात्रा में ड्रग्स को बरामद करते। दरअसल ये ड्रग्स वही है जिसके पीछे सभी पड़े हुए हैं। अब डनली बड़े ही चालाकी के साथ कार डीलर के कंधे पे बंदूक रखते हुए ली जुन को सबूत के साथ पकड़ने के लिए कार डीलर चेरी को बताता, ली जुन को बोलो ड्रग्स मेरे पास है और तुम्हें अगर ये ड्रग्स वापस चाहिए तो ड्रग्स की कारोबार को मुझे वापस देना होगा जो याकुजा गैंग ने वापस ले लिया था। जहाँ डिटेक्टिव ली को लगता ली जुन अब फंस चुका है, लेकिन ली जुन अपने ही प्लान के मुताबिक वो ड्रग्स को लाने के लिए चेरी को एक एड्रेस भेजता, जहाँ ली जुन इस खतरे की आवाज से इस प्लान में रिकी को भी शामिल करता ताकि दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले सके। यहाँ चेरी और डॉनली रिकी के पास जो बैग लाए थे उसमें ड्रग्स थी नहीं, जहाँ डॉनली और चेरी रिकी की टीम से पकड़ा जाते और इसी का फायदा लेते हुए ठीक उसी वक्त ली जुन बड़े ही चालाकी के साथ नीचे इंतजार करे हुए डॉनली के टीम मेंबर से वो बैग को छीनते हुए चले जाते। इधर डिटेक्टिव ली का बाकी टीम मदद करने लगते, लेकिन रिकी ली जुन का प्लान को समझते हुए गुस्सा होकर डॉनली को अगवा करके चला जाता, जहाँ रिकी के एक खतरनाक आदमी डिटेक्टिव ली के सभी टीम को बहुत बुरी तरह से ढो डालता। रिकी डिटेक्टिव ली को अगवा करते हुए बहुत बुरी तरह से मारने लगता कि उसी वक्त ली जुन रिकी को बताता, मैं ड्रग्स लेकर जा रहा हूँ, पकड़ना है तो पकड़ लो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली भी खड़ा हो जाता और रिकी के सभी बंदे को क्या ही बॉक्सिंग स्टाइल में पंचिंग कर थप्पड़ मारने लगता। आखिर में रिकी के उस खतरनाक फाइटर को मारने के बाद अब बारी आता रिकी का, जिसको तलवार से मुकाबला करता हुआ देख डॉनली हमारा घबरा जाता, लेकिन हमारा कोरियन सन्नीबाजी डिटेक्टिव ली का कोई जवाब नहीं। उसने बड़े ही मुश्किल से अपना बॉक्सिंग स्किल का पूरा फायदा उठाते हुए रिकी का तलवार से सामना करता और आखिर में अपना दमदार पंच से उसके हड्डी पसलियों को चकनाचूर करते हुए उसको औकात दिखाता। जहाँ दूसरी तरफ ली जुन खूब सारे सोने की बिस्किट और हाइपर गोलियों की ड्रग्स लेकर भागने की फिरत में था, वही हमारा डॉनली अपने टीम मेंबर की बदला लेते हुए ठीक उसी तरह से उसी के ही कार को एक जबरदस्त टक्कर मारता, जहाँ उसके बाकी बंदों को गिरफ्त में लाने के बाद ली जुन एक ऑफिस के अंदर आ जाता और यह दरिंदा ली जुन डॉनली का इंतजार करते हुए डॉनली के साथ बड़े ही दमदार फाइट करने लगता और हमारा कोरियन सन्नीबाजी डिटेक्टिव ली एक पूरा जोर लगाते हुए उसके पसली के नीचे एक दमदार पंच लगाता, जहाँ ली जुन कभी गोलीबारी करता तो कभी हथकड़ियों की मदद से हमारा बॉक्सिंग चैंपियन को पूरा परेशान कर देता, लेकिन हमारे डिटेक्टिव ली का कोई जवाब नहीं। उसने ली जुन को आखिरकार धूल चटा ही दिया और गिरफ्तार करने के बाद पूरा टीम एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखते। अब आखिर में चांग विशु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पार्ट 2 में था, जिस वीडियो को तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया था और वो एक गेम क्लब चलाता था, जहाँ ली आके यहाँ पे उसको बताने लगता, मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। अब चांग विशु बताता, मुझे पता है मैं तुम्हारे जहाँ से मैं नहीं आऊंगा, मुझे हमेशा तुम इस्तेमाल करते हो। अब इसका मैं 4th पार्ट लाने वाला हूँ। अब ये कहानी यहीं खत्म होता है। तो कैसे लगा कहानी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक